अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ में मेडिकल बोर्ड पे। मेडिकल बोर्ड ऐसे केसेस में बनाया जाता है जहां पे कोई विटनेस या कंप्लेनेंट इंजर्ड हो। तो इसमें जो अक्यूज है ये उसका राइट है कि वो अगर समझता है कि ये जो इंजर हुआ है ये इसने जो इंजरी है वो फैब्रिकेटेड है या इसने कोई जालसाजी करके कोई मेडिकल लिया है, तो वो अक्यूज के पास राइट है कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को दे सकता है कि जनाब ये जो इसका इंजरी है इसको री एग्जामिन किया जाए। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल बोर्ड है, तो इस पे देखेंगे कि इस पे लॉ क्या कहता है और इस पे जो रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट्स की हैं वो इस वक्त क्या है, और इस पे जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स एक जो जज है वो कर सकता है रिजेक्शन के या एक्सेप्ट के। और ये भी देखेंगे कि क्या एक जो जज है उसका ऑर्डर जो है वो एग्जेक्टिव होगा या जुडिशियल होगा। मेडिकल बोर्ड जो है वो किस किस लेवल पे बन सकता है, तो ये उसकी कुछ हैं कि इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है इसका हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है वो है फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। तो मैंने भी वही लफाज इस्तेमाल किए हैं जो नोटिफिकेशन में यूज हुए हैं। तो ये तीन जो हैं पहले जो है तीन लेवल पे जो है ये मेडिकल बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो इसको भी हम वन बाय वन देखेंगे इंशाल्लाह इसी में। तो इसके मतलब जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं मेडिकल बोर्ड के मतलब, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो मेरे ज़हन में जो मैंने समझता हूँ कि ये मेडिकल बोर्ड पे आ सकते हैं एग्जाम्स के हवाले से, या ये वो क्वेश्चन हैं जो एक जो कंसेप्ट है मेडिकल बोर्ड के हवाले से वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा वो एग्जेक्टिव होगा या जुडिशियल होगा, इसका रेलिवेंट लॉ क्या है, किस डॉक्टर की ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में अहम समझी जाएगी, और ये एक है कि मतलब राइट ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड। तो ये भी एक नीचे जो लास्ट पे है एक ऑर्डर दिया गया है ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी मेडिकल बोर्ड का कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट करता है उसकी एप्लीकेशन जो अक्यूज की है वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, तो वो कौन सा ऑर्डर होगा। तो ये पीआईडी 2020 है, लाहौर, पेज 77 है। तो इसमें ये मैंने रेड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। Then an order of judicial magistrate allowing or dismissing an application for medical re-examination of the injured being an executive order is not amendable to revisional jurisdiction। तो इसका मतलब ये है कि जो मजिस्ट्रेट जो है वो चाहे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, तो उसको जो रेमेडी अवेल है वो रिट है, ना कि वहां पे जो है उसको रिवीजन उसको की जा सकती है। तो ये बात इस जजमेंट से क्लियर है कि ये मजिस्ट्रेट का जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा जो कि रिट पिटीशन में ही चैलेंज किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो सबसे पहले नोटिफिकेशन हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट का वो 1990 में हुआ था, उसके बाद 1992 में हुआ, और उसके बाद जो है 2003 में हुआ। तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जो लेटर है ये तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान को भेजा कि कौन जो है वो एक इंजर्ड को एग्जामिन करेगा, और अगर इंजर्ड फर्स्ट एग्जामिनर से अगर अक्यूज सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसको आगे अप्रोच कर सकता है, उसका जो सेकंड री एग्जामिनेशन है किसके पास जा सकता है। तो ये जो लैंग्वेज है फर्स्ट टायर ये नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, तो इसलिए मैंने भी एज इट इज इसको यहाँ पे लिखा है। इसको आप फर्स्ट लेवल भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्लेस भी कह सकते हैं। तो जो सबसे पहले इंजर्ड पर्सन का सबसे पहले जो एग्जामिन करेगा वो कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। और वो अगर रूरल हेल्थ सेंटर में है, तहसील हेडक्वार्टर्स में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं या टीचिंग हॉस्पिटल के हैं,
तो वो ये जो किसी भी इंजर्ड का फर्स्ट जो है उसको एग्जामिन कर सकते हैं और उसको मेडिकल जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वो मुहैया करेंगे। ये मेडिकल जो नोटिफिकेशन हुआ हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें ये सेकंड टायर है या सेकंड लेवल कह सकते हैं, या एपलेट अथॉरिटी है, एपलेट बोर्ड है। तो ये तो अगर किसी मुल्ज़म को लगता है कि वो जो मेडिकल लिया है कंप्लेंट पार्टी ने तो वो फैब्रिकेटेड है या इन्होंने मेरी भगत से लिया है, तो वो 21 डेज 21 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अप्लीकेशन दे सकता है कि जो इंजर्ड है उसको री एग्जामिन किया जाए, क्योंकि उसको शक है कि ये जो मेडिकल लिया गया है ये फैब्रिकेटेड है या ये जो इसकी इंजरी है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, खुद साख्ता है। तो वो इस हवाले से जो मजिस्ट्रेट है उसको एप्लीकेशन देगा और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसका ऑर्डर कर देंगे। और जो बोर्ड कंप्राइज होगा वो 3 बंदों पे होगा, उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वो चेयरमैन होगा और उसके साथ 2 मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ और एक सर्जन होगा। ये तीनों मेंबर जो हैं ये इंजर्ड को री एग्जामिन करेंगे और अपनी जो राय है उसके मुतालिक आगाह करेंगे कि ये इंजरी जो है ये खुद साख्ता है या नेचुरल है या किसी ने इन्फ्लिक्ट की हुई है। थर्ड टायर में या थर्ड लेवल पे ये प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड है। अगर कोई अक्यूज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से भी समझता है कि ये भी ठीक नहीं है या उसको ग्रीवियंस है, तो वो उसके लिए जो है वो एप्लीकेशन देंगे तो वो प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड जो है वो बहुत कम केसेस में ही हुआ है। लेकिन मैं मेरी जितना मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में अभी तक मैंने कोई प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड नहीं देखा। लेकिन ये भी एक एपरेट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की। तो ये जैसे एक हायरार्की है इसी तरह एक मेडिकल बोर्ड्स में भी हायरार्की है, पहले तहसील लेवल पे या मेडिकल ऑफिसर करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनता है, फिर उसके ऊपर प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड भी है। तो इसके जो मेंबर हैं एक सर्जन होगा, एक एसोसिएट असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर होगा और एक जो है वो मेडिकल सुपरडेंट होगा। तो ये 3 बंदे जो हैं ये जो है इसमें प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड में होंगे। बात की जाए मेडिकल बोर्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स के हवाले से, तो ये एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2021 SCMR पेज 387, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वाज़ह किया है कि किस डॉक्टर की जो है राय जो है अहमियत रखती है। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं हैं कि जो इंजर्ड था, एक फाइट हुई तो उसमें जो एक इंजर्ड था उसको उसकी नाक की हड्डी टूट गई। तो इसमें अक्यूज की जमानत डिसमिस होती रही। तो अक्यूज ने दोबारा एप्लीकेशन दी मेडिकल बोर्ड की। मेडिकल बोर्ड ने इसमें लिखा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ने इसमें लिखा कि फैब्रिकेशन स्लैश फॉल पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इट्स मीन को वो कहना चाह रहा था, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कहना चाह रहा था कि ये हो सकता है कि ये गिरा भी हो, तो इस वजह से इसकी नाक की हड्डी टूट गई हो। तो इसके बाद जो अक्यूज है इसने दोबारा हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उसकी जो बेल है इस मेडिकल जो सेकंड मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओपिनियन थी उस पे उसको बेल ग्रांट कर दी गई। तो जो कंप्लेंट पार्टी है उसने इस बेल को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको केस को एंटरटेन किया और इसमें उन्होंने जो है जो राय थी फर्स्ट एग्जामिनर को, जो फर्स्ट टायर पे फर्स्ट लेवल पे जिसने एग्जामिन किया था उसकी राय को अहमियत दी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिस बंदे ने सबसे पहले उसकी फिजिकल कंडीशन देखी हो, उसकी उस वक्त ज़हनी कंडीशन देखी हो और वो एक बेटर फुटेज पे होता है कि उसका जो है एग्जामिन कर सके। और फर्स्ट मेडिकल बोर्ड ने नहीं ही फर्स्ट मेडिकल जो टायर था जो जिसने फर्स्ट एग्जामिन किया था इंजर्ड को, उसने तो उसमें ही लिख दिया था एमएलसी में ही कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन का कोई चांस नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पहले ने एग्जामिनर ने लिख दिया कि फैब्रिकेशन है ही नहीं और दूसरे ने लिख दिया। तो इसमें जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकी एक हाइपोथेटिकली
अप्रोच है सोचने की, ये जो है ना ये नहीं ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड ने जो है ना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, उसने जो इग्नोर कर दी हैं सारी चीजें जो फर्स्ट एग्जामिनर ने फाइंडिंग थी। तो इसमें जो इन्होंने फाइनल राय दी थी वो यही दी थी कि जो फर्स्ट एग्जामिनर है उसकी जो राय है वो इन केसेस में अहमियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की अगर बात करें तो एक ये क्रिमिनल पिटीशन दायर हुई 570/2021। तो इसमें भी ये एक जो बेल है वो पहले नहीं हो रही थी। तो उसमें अक्यूज ने जो है वो एप्लीकेशन दी री एग्जामिनेशन की। री एग्जामिनेशन में डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड मेडिकल बोर्ड बना उसने कहा जी कि फैब्रिकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो इस पे जो है रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच ने उसको बेल ग्रांट कर दी। इस बेल के खिलाफ जो है कंप्लेनेंट पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल एंटरटेन की और इसमें ये चीज बताई, बल्कि डिस्कस की, कि जैसे एक जो फर्स्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक हायरार्की है, ऐसे ही मेडिकल बोर्ड में भी एक हायरार्की है। और जैसे एक फर्स्ट कोर्ट के फैसले ऊपर बदलते जाते हैं या उनको चैलेंज करके ऊपर वो बदल जाते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग बाइंडिंग होती है नीचे सब कोर्ट्स पे। तो ये एक हायरार्की का सिस्टम है, एक एपरेट फोरम है। तो अगर हम फर्स्ट फोरम को ही फाइनल मान लें तो ये सारी हायरार्की खराब हो सकती है, ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ओपिनियन में कंफ्लिक्ट है, अगर ओपिनियन में, एक्सपर्ट की ओपिनियन में कंफ्लिक्ट है, तो वो मैं मुतलका पैरा भी यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ और पढ़ भी देता हूँ, तो फिर क्या होगा। When there is a conflict in opinion of the medical experts, the expert having better qualification, insight, experience, and more particularly the joint consensus of the members richly equipped has more weightage। तो इट्स मीन कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाए तो इसमें जो है वो मेडिकल जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ज्यादा तजर्बा रखते हैं, ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो उनकी ओपिनियन जो है वो मानी जाएगी। तो ये जजमेंट तो अभी साइट नहीं हुई, अभी पीआरडी में या अभी पीसीआरएलजे में अभी ये नहीं हुई, लेकिन अब प्रूफ और रिपोर्टिंग हो चुकी है। तो इसमें जो है जजमेंट में ये यही फाइनल किया गया कि जो राय है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की मानी जाएगी। तो इस ये अभी तक फाइनल अभी तक ये पब्लिश नहीं हो सकी, तो इसलिए ये मैंने उसकी वो जो नहीं लिख सका इसकी साइटेशन। और मेरा मकसद भी यही है कि जो इस चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि जैसे ही कोई ऐसी जजमेंट आए जो रोजमर्रा के जो जैसे रिमांड है, एग्जिबिट हैं, ट्रायल है, चार्ज है, तो उन पे जो भी कोई न्यू रूलिंग आए तो वो उसको जल्द अज जल्द जो है दोस्तों तक पहुंचाया जाए। तो ये अभी साइट नहीं हुई, जैसे ये साइट होगी तो वो भी मैं बता दूंगा कि ये साइटेशन है इसकी। तो ये अभी तक साइट नहीं हुई और इसमें यही डिसाइड किया गया कि ये जो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की राय है वो अहमियत रखती है और वो ही मानी जाएगी। क्वेश्चन एक डाला है, बाज़ औक़ात सिविल जज के पेपर में पूछ लेते हैं कि जी कोई ऑर्डर लिखें, कभी वो रिमांड का कहते हैं, तो मे भी वो कभी ये भी कह दें कि मेडिकल का ऑर्डर लिखें, और उसमें भी ये कैटेगरीज कर दें कि रिजेक्शन ऑर्डर लिखें या एप्लीकेशन एक्सेप्टिंग ऑर्डर लिखें। तो इस हवाले से मैंने कुछ ऑर्डर पेस्ट किए हैं जो मुलाजा करते हैं। ये एक मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का ऑर्डर है। ये कुछ लेंथ में था, तो ये इसको मैंने 2 पेज पे जो है इसको मैंने पेस्ट किया है। फर्स्ट पेज ये है, ये सेकंड पेज है एक मेडिकल बोर्ड के एक्सेप्टिंग ऑर्डर का। तो ये एक इस तरह ये एक ऑर्डर लिखा जाता है जिसमें मजिस्ट्रेट जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। ये एक ऑर्डर है जिसमें एप्लीकेशन दी गई और ये उन्होंने रिजेक्ट की, तो इसको रिजेक्टेड ऑर्डर मैंने लिखा है। तो इसमें उन्होंने तफसील से लिखा है क्यों वो ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा है। तो ये 3 पेजेस पे मुश्तमिल है।
तो ये इसका फर्स्ट पेज है। ये इसका उस रिजेक्टिंग ऑर्डर, जो रिजेक्टिंग ऑर्डर लिखा गया था, ये उसका सेकंड पेज है। और ये वाला जो पेज है ये लास्ट वन है, जो जो जज साहब ने अपनी फाइंडिंग दी कि क्यों वो रिजेक्ट कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन। अगर हम क्रॉस रेफरेंस को देखना चाहते हैं कि इंजर्ड का जो एग्जामिनेशन है वो और किसी जगह पे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पुलिस रूल 1934 वॉल्यूम 3 चैप्टर 25 और रोल 25-19 इसमें लिखा गया है, और ये बताया भी गया है कि एक इंजर्ड का जो है वो मेडिकल कैसे करवाना है, कहाँ पे करवाना है। तो मजीद स्टडी के लिए ये रूल भी पढ़ा जा सकता है और इसको हम क्रॉस रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई नई अपडेट आती है, कोई नई जजमेंट अथॉरिटी आती है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, जो डेली बेसिस जो ट्रायल करने वाले दोस्त हैं, क्रिमिनल ट्रायल करने वाले, तो उनके लिए हेल्पफुल होती है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।